नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता हूं। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों, सहपाठियों, सहकर्मियों सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल किशोर बाबू का है। वो पूछते हैं, हाउ डज ए .NET डेवलपर विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस मूव आउट ऑफ कोडिंग एंड व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन टू लर्न विच इज विदाउट कोडिंग। यानी कि एक .NET डेवलपर जिसको कि 8 साल का एक्सपीरियंस है वो ऐसे कौन से रोल के लिए सुटेबल होगा या कौन से रोल उसको करना चाहिए जिसमें कि उसको कोडिंग ना करनी पड़े। वो कोडिंग से तंग आ चुका है और वो कोडिंग से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको सीख करके वो कोडिंग से बाहर निकल सकता है। किशोर, 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप कोडिंग से बाहर निकल सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आपके पास 2 ही लाइंस हैं जहां पर कि आप बिना कोडिंग के सर्वाइव कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। और उसके लिए ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा टाइम और थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और वो 2 लाइंस हैं सेल्स एंड मैनेजमेंट। तो इन दोनों में से कौन से आपके नेचर, आपके फाइनेंशियल कंडीशन और आपके स्किल्स को मैच करता है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है और किस तरह से मूव अहेड कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट लाइन में जाना आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। बस आपको चाहिए अपने सीनियर्स और अपने HR का सपोर्ट अपनी कंपनी में। सो आपको करना क्या होगा कि आप अपने सीनियर, अपने HR के पास जाइए और बोलिए कि आप मैनेजमेंट लाइन में मूव करना चाहते हैं। मेजरली आप प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर, इस तरीके से। क्योंकि अभी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, टीम लीडर भी कुछ हद तक डेवलपमेंट करता है, लेकिन आप बात कीजिए कि आप मैनेजमेंट साइड में जाना चाहते हैं, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या आपका स्क्रम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, किसी भी तरह के जो भी मैनेजमेंट या क्वालिटी एश्योरेंस, इस तरह की चीज़ों में जाना चाहते हैं जहां पर कि कोडिंग इन्वॉल्व ना हो। और वहां पर ऑफकोर्स आप ये मत बोलिएगा कि हाँ भाई मुझे कोडिंग से नफरत है इसलिए मैं कोडिंग छोड़ करके ये जाना चाहता हूँ। आप ये बोलिए कि हाँ भाई मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में ज़्यादा है, यानी कि आपका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट ज़्यादा है या आपका क्वालिटी कंट्रोल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इन सब चीज़ों की तरफ जाइएगा और उसके बेसिस पर आप ये देखिएगा कि आपकी कंपनी में कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी यूज़ किया जाता है क्या, और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस कौन से हैं, और वो अपने HR की हेल्प के थ्रू, जी हाँ मैं ही बोल रहा हूँ सर्टिफिकेशन करने के लिए, और वो सर्टिफिकेशंस आप अपने HR के हेल्प के थ्रू कीजिएगा। HR के हेल्प के थ्रू यानी कि आप अपने सीनियर्स से आप अपने आप को उस सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंड करवाइएगा और कंपनी को बोलिएगा कि वो आपको स्पॉन्सर करें। उससे 2 बेनिफिट होंगे। पहला तो ये होगा कि कंपनी आपसे बॉन्ड साइन करवाएगी कि भैया 6 महीने या साल भर तक आपको इस सर्टिफिकेशन करने के बाद कहीं जाना नहीं है। सो आप एक तरह से थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे। और दूसरा, आप अगर कंपनी को बता देंगे कि आपने ये सर्टिफिकेशन किया है तो उसके लिए आपके पैसे रिम्बर्स हो जाएंगे और आप सीरियसली उसको सीखेंगे भी। सो सर्टिफिकेशन है मोस्टली PMP सर्टिफिकेशन है या Prince2 सर्टिफिकेशन है या एजाइल स्क्रम के जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो सर्टिफिकेशन है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक आपकी कंपनी में यूज हो रहा है एंड और आपकी टीम, जो आपकी कंपनी के जो सीनियर्स है वो कौन सी टेक्निक्स और क्या यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आप वो सर्टिफिकेशन कीजिए, अपने सीनियर्स का गाइडेंस लीजिए और आप इस तरह से मैनेजमेंट में अपने आप को मूव कर सकते हैं। और हाँ, ये बिना आपके मैनेजमेंट के हेल्प के नहीं हो सकता। आप अगर ये सोचें कि आप खुद से ये सर्टिफिकेशन करके और किसी दूसरी कंपनी में जा करके अप्लाई करें तो वो चीज़ नहीं हो सकता, बिकॉज मैनेजमेंट रोल्स में मोस्टली एक्सपीरियंस आपका जज किया जाता है, मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस आपका जज किया जाता है। और वो मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस अगर आप मैनेजमेंट रोल के इंटरव्यूज़ देंगे और वो एक्सपीरियंस अगर आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, आप इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको मैनेजमेंट रिलेटेड रोल्स इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले। सो बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर आप मैनेजमेंट साइड में जाना चाहते हैं तो उस केस में आपको जो है यही चीज़ करना पड़ेगा कि आपको अपने सीनियर्स की हेल्प लेकर के और साथ में कंपनी स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेशंस के थ्रू आपको मैनेजमेंट रोल में मूव करना होगा। दूसरी लाइन आती है आपके लिए जिसमें कि कोडिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो है सेल्स या फिर प्रोडक्ट ओनर की।
सो सेल्स और प्रोडक्ट ओनर के रोल्स दो डिफरेंट रोल्स हैं, जो कि जो रोल्स जो हैं वो काफ़ी अलग हैं, और सॉरी मैं उनको शुरू में नहीं बता पाया। सो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, सेल्स, प्रोडक्ट ओनर और आपका मैनेजमेंट। सो सेल्स और प्रोडक्ट ओनर की अब बात करते हैं। सेल्स और प्रोडक्ट ओनर बनने के लिए आपको किसी अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आपको जो है वो MBA करना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड MBA इन ए पर्टिकुलर डोमेन। सो अगर आप प्रोडक्ट ओनर बनना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिस भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, जिस भी डोमेन की बात करते हैं, जैसे ट्रैवल डोमेन हो गया, आपका HR डोमेन हो गया, या सेल्स भी एक डोमेन ही है। सो इस तरह से आप किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आपको MBA करना होगा। प्रीमियर इंस्टीट्यूट यानी कि या तो ISB हैदराबाद, दैट इज इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, या फिर IIT। सो ISB का तो 1 साल का प्रोग्राम होता है, जिसके लिए प्रॉपर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली भी होता है, और वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके वो करना होगा। आपको ब्रेक लेना होगा। सो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख लीजिए कि क्या आप ब्रेक लेने की हालत में हैं या नहीं हैं, और अगर आप ब्रेक लेने की हालत में नहीं हैं तो IIT के कई सारे IIM के पार्ट टाइम जो हैं डिप्लोमा, मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं। सो IIM या ISB, इन्हीं दो में से किसी के जो है डिप्लोमाज, आप मैनेजमेंट डिप्लोमाज या MBA कीजिए। बिकॉज रीज़न ये बता रहा हूँ कि इन्हीं की वैल्यू जो है आपको ज़्यादा मिलेगी अगर आप कल को जॉब चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें आपके ऑफ कोर्स कंपनी का हेल्प रोल नहीं होगा, ये आपको खुद से करना होगा। और इस केस में आप होगा क्या कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ISB या IIM से करने के लिए, बिकॉज इनसे करने से आपको इनके एल्यूमिनाई का स्टेटस मिलेगा। एल्यूमिनाई का स्टेटस मिलेगा, मतलब आप इसके एल्यूमिनाई बनेंगे कि हाँ भाई आपने IIM से किया हुआ है MBA या ISB से MBA किया हुआ है, और आपके नेटवर्क बढ़ेंगे। आपके क्लासमेट्स जो दूसरे या आपके जो सीनियर्स हैं उनसे ये कांटेक्ट करवाएंगे, आपकी हेल्प मिलेगी आपको जॉब चेंज करने में, एज ए मैनेजमेंट के किसी भी जॉब में, या आप प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर के तौर पे जाएंगे, जो भी स्पेशलाइजेशन करेंगे तो उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको जॉब मिलने में हेल्प मिलेगा और एक ब्रांड वैल्यू मिलेगी आपको, अगर आप इनमें से किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से MBA करते हैं तो। ये जो आपके ऑनलाइन MBAs जो दूसरे फॉरेन के इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वो मत कीजिएगा, उनका इंडियन कंपनीज में उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। सो यदि आप कोडिंग नहीं करना चाहते तो आपके पास ये 2 ऑप्शन हैं कि आप या तो कंपनी की हेल्प से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड में जाइए, या फिर आप खुद से किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से MBA करके सेल्स या प्रोडक्ट ओनर के रोल्स की तरफ मूव कीजिए। अगला सवाल अरुण का है, वो पूछते हैं व्हाट डज ए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मीन, यानी कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का क्या मतलब होता है। अरुण, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम उस वेबसाइट को बोलते हैं जो कि डिवाइस के स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने जो UI है उसको ऑटोमेटिकली जो है रिशफल कर ले, या ऐसा बना ले कि वो हर स्क्रीन पर जो है वो सुंदर दिखे। यानी कि आपने एक वेबसाइट बनाया, मान लीजिए आप कोई भी एक वेबसाइट बनाते हैं जैसे www.google.com, और आपने google.com जब आप ब्राउज़र में खोलेंगे तो आपका डेस्कटॉप ब्राउज़र में अगर आप खोलेंगे तो वो आपको बड़ा दिखेगा, उसके सारे कंट्रोल्स जो हैं वो बड़े बड़े दिखेंगे। जब आप उसको मोबाइल ब्राउज़र में खोलेंगे तो आप उसको, वो अपने आप जो कंट्रोल्स हैं उनको मोबाइल के हिसाब से श्रिंक कर लेगा, उसके हिसाब से छोटे इमेजेस लाएगा आपको, उसके हिसाब से छोटे कंट्रोल्स लाएगा। या अगर आप उसको टैबलेट में खोलेंगे तो वो टैबलेट के स्क्रीन के हिसाब से जो है अपने आप कंट्रोल्स को जो है वो रीसाइज कर लेगा। सो बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जो कि हर अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने कंट्रोल्स के साइजेस को छोटा या बड़ा कर सकती हैं। और ऐसा करने के लिए ज़्यादातर जो है डिज़ाइनर्स, जो वेब डिज़ाइनर्स हैं, या आपको फ्रंट एंड डेवलपर जिन्हें कह सकते हैं हम, फ्रंट एंड डेवलपर कुछ हद तक कहते हैं लेकिन ज़्यादातर वेब डिज़ाइनर हम कह सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो CSS का हेल्प लेते हैं। सो आपके बहुत सारे CSS फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड हो गया, या और भी 2-4 CSS फ्रेमवर्क है, पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क है, मटेरियल हो गया, जिसको यूज़ करके आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। या फिर आप नॉर्मल CSS में भी
आप स्क्रीन साइज की कैपिंग लगा करके, क्योंकि बूटस्ट्रैप में भी आपके सर्टेन स्क्रीन साइज की कैपिंग लगाई होती है कि हाँ भाई इतने px का अगर साइज है तो ये वाला CSS यूज करना है, इतने px का अगर साइज है तो ये वाला CSS यूज करना है। इस तरह से आपकी कैपिंग लगा लगा करके कंट्रोल्स, जो आपके HTML कंट्रोल्स है, उनको रिसाइज किया जाता है। सो ये जो है, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको ब्राउजर ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करता है, और जब आपका वेबसाइट जब लोड होता है तो वो आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन से ब्राउजर में लोड हो रहा है, और वो फिर उस ब्राउजर के हिसाब से उन कंट्रोल्स को रिसाइज करता है। सो जिन वेबसाइट्स में ये कैपेबिलिटी इनबिल्ट होती है, उन वेबसाइट्स को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बोलते हैं। अगला सवाल अनिरुद्ध का है। अनिरुद्ध पूछते हैं, विच फ्रंट एंड फ्रेमवर्क डू कोलैबोरेटिव म्यूजिक एप्स लाइक बैंडलैब यूज? यानी कि जो कोलैबोरेटिव म्यूजिक ऐप बैंडलैब है या उसके जैसे जो दूसरे वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, वो कौन सा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज करते हैं? अनिरुद्ध, किसी भी वेबसाइट में या किसी भी वेब एप्लीकेशन में कौन सा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज होगा वो उसके डोमेन से उसका कोई लेना देना नहीं है। सो आपका चाहे म्यूजिक ऐप हो, कोलैबोरेटिव म्यूजिक ऐप हो, या आपका चैट एप्लीकेशन हो, या आपका सोशल नेटवर्क हो, कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी जो वेबसाइट है, उसके फ्रंट एंड में कौन सा फ्रेमवर्क चूज करना है, इस डिसीजन का उस एप्लीकेशन के डोमेन से कोई लेना देना नहीं होता। ज़्यादातर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स जो आर्किटेक्ट हैं या जो कंपनी के ओनर्स हैं, वो उस 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उनके पास कौन से टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उसके अलावा कौन सी टेक्नोलॉजी उनको अच्छे से आती है, और कौन सी टेक्नोलॉजी से जल्दी काम किया जा सकता है। सो तीनों चीज़ें, रिसोर्सेज, जल्दी से जल्दी काम सस्ते में, और प्लस आपका कौन सी टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सो इन फीचर्स के बेसिस पर बेसिकली कंपनी या जो आपका जो प्रोडक्ट ओनर है वो डिसाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में कि हाँ भाई कौन सा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ करना है। चलिए अब आपको ये बता देता हूँ, एक ये प्रो टिप देता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट में कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है। सो कौन सा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है, कौन सा बैक एंड फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है, कौन सी लाइब्रेरी यूज़ हुई है, ये पता करने के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रो टिप देखता हूँ, और वो प्रो टिप का नाम है एक वेबसाइट। दैट वेबसाइट इज कॉल्ड एज buildwith.com। सो buildwith.com, buildwith.com, स्क्रीन पर इसका नाम लिखा हुआ भी आ रहा होगा, buildwith.com। सो buildwith.com पर जाइए, वहां पर उस वेबसाइट का URL डालिए, जिस भी वेबसाइट के टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हैं उस वेबसाइट का URL डालिए और सबमिट कीजिए, वो आपको पूरा रिपोर्ट दे देगा। सो मैंने ये आपके बैंड लैब का मैंने URL वहां डाल करके देखा था, और बैंड लैब में लोग एंगुलर यूज कर रहे हैं। अगला सवाल शाम का है। वो पूछते हैं, इज इट वर्थ लर्निंग बोथ रिएक्ट नेटिव एंड Xamarin टू बिल्ड मोबाइल एप्स? यानी कि क्या मोबाइल एप्स बनाने के लिए रिएक्ट नेटिव और Xamarin दोनों फ्रेमवर्क सीखना फायदेमंद है? शाम, बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट। दोनों फ्रेमवर्क एक ही काम करती हैं, दैट इज मोबाइल एप्स बनाना। सो रिएक्ट नेटिव भी आपको मोबाइल ऐप बनाने की फैसिलिटी देता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप बनाने की फैसिलिटी देता है, और Xamarin भी आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप बनाने की फैसिलिटी देता है। सो दोनों फ्रेमवर्क सीखने का आपको कोई फायदा नहीं, बिकॉज दोनों फ्रेमवर्क कंप्लीटली डिफरेंट हैं, दोनों में कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज होती है, और आप अगर दोनों फ्रेमवर्क सीख भी लेते हैं तो इन दोनों फ्रेमवर्क के नॉलेज को आप इंटरचेंजेबली कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। सो इट विल बी ए कंप्लीट टाइम वेस्ट टू लर्न बोथ Xamarin एंड React Native टू डू मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो किस सिचुएशन में इन दोनों में से कौन सा फ्रेमवर्क आपको सीखना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूं। यदि आप एक एक्सपीरियंस्ड जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं, सो जावास्क्रिप्ट के किसी भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हो गए आपके एंगुलर, रिएक्ट, व्यू। सो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क भी है। तो अगर आप रिएक्ट डेवलपर हैं तो आपके लिए रिएक्ट नेटिव बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। अगर आप एंगुलर डेवलपर भी हैं या आप Vue.js के डेवलपर भी हैं, सो अगर आप जावास्क्रिप्ट के एक एक्सपीरियंस डेवलपर हैं, आपको पहले से जावास्क्रिप्ट का अच्छा एक्सपीरियंस है, या आपने एटलीस्ट 1-2 एप्लीकेशंस जावास्क्रिप्ट में बनाए हुए हैं, तो उस केस में आपके लिए रिएक्ट नेटिव सीखना ज़्यादा ईजी रहेगा, और ज़्यादा जो है आप जल्दी सीख पाएंगे और जल्दी यूटिलाइज कर पाएंगे। वहीं यदि आप
एक डॉटनेट के डेवलपर हैं, आपको 1.5-2 साल का डॉटनेट सी शार्प और डॉटनेट का एक्सपीरियंस है, तो उस केस में आपके लिए रिएक्ट नेटिव की बजाय Xamarin या मावी फ्रेमवर्क, क्योंकि Xamarin जो है वो 3 साल में आपका लगभग पौने 2-3 साल में सनसेट हो रहा है, उसकी जगह मावी आ रहा है, जस्ट नेम स्पेस का चेंज हो रहा है। Xamarin जो है वो अब एंड्रॉयड फॉर डॉटनेट और iOS फॉर डॉटनेट के नाम से चेंज हो जाएगा। सो ये थोड़ा लंबा नाम हो गया Xamarin की बजाय। सो ये Xamarin या मावी फ्रेमवर्क जो है वो आपको सीखना चाहिए यदि आपको डॉटनेट का प्रीवियस एक्सपीरियंस है। यदि आपको 1.5-2 साल का डॉटनेट का एक्सपीरियंस है तो आपको Xamarin या मावी सीखना चाहिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए। यदि आप फ्रेशर हैं, मतलब आपको ना किसी भी फ्रेमवर्क के बारे में नहीं पता, ना डॉटनेट के बारे में पता है, ना जावास्क्रिप्ट के बारे में पता है, ना रिएक्ट नेटिव के बारे में पता है, उस केस में आपको जो है वो पहले सी शार्प सीखना चाहिए और उसके बाद आपको मावी सीखनी चाहिए या Xamarin सीखना चाहिए। क्योंकि सी शार्प और Xamarin सीखने से ना सिर्फ आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बल्कि आप वेब डेवलपमेंट और डेस्कटॉप डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। सो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा मिलेंगी अगर आप सी शार्प सीखते हैं तो। और ये तभी कीजिए यदि आप फ्रेशर हैं तो क्योंकि फ्रेशर होने पर अगर आप फ्रेशर हैं और आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो रादर देन रिएक्ट नेटिव मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सी शार्प और Xamarin सीखिए। क्योंकि सी शार्प और Xamarin सीख के कल को आप मोबाइल ऐप से वेब ऐप डेवलपमेंट और डेस्कटॉप डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। क्योंकि डेस्कटॉप डेवलपमेंट और वेब ऐप डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मोस्ट ऑफ द वेब के जो बैकएंड्स हैं वो डॉटनेट में ही लिखे गए हैं। सो आपको वेब डेवलपर के जॉब जो है, बैकएंड डेवलपर के जॉब बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। ब्लेजर भी अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो आप जो फ्रंट एंड में भी ब्लेजर के तौर पर या फुल स्टैक डेवलपर के तौर पर भी डॉटनेट में जा सकते हैं। सो यदि आप फ्रेशर हैं और मोबाइल डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको सी शार्प और Xamarin और मावी सीखना चाहिए। यदि आप जावास्क्रिप्ट के एक्सपीरियंस डेवलपर हैं उस केस में आपको रिएक्ट नेटिव सीखना चाहिए। अगला सवाल शुभम का है, वो पूछते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डुअल एम्प्लॉयमेंट इन आईटी इंडस्ट्री, यानी कि आईटी इंडस्ट्री में दोहरी नौकरी का क्या कंसेप्ट है। शुभम, इंडिया में डुअल एम्प्लॉयमेंट या दोहरी नौकरी का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप डुअल एम्प्लॉयमेंट या दोहरी नौकरी नहीं कर सकते। जिन लोगों को नहीं पता दोहरी नौकरी क्या होती है, दोहरी नौकरी यानी कि आप 2 कंपनीज में काम करते हैं, जॉब करते हैं और उन दोनों कंपनीज में आप एज एन एम्प्लॉय उसके एम्प्लॉय के सारे बेनिफिट्स उठा रहे हैं। इंडिया में ये लीगली अलाउड नहीं है। मतलब इसके बारे में ये थोड़ा सा मर्की ग्राउंड्स है, बहुत ज़्यादा क्लियर लीगली अलाउड नहीं है। और फैक्ट्रीज लॉ के हिसाब से मैंने इसके लिए सर्च किया है भाई, मैं आर्टिकल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्वेश्चन के साथ में, आप देख सकते हैं। मैंने प्रॉपरली सर्च किया है और मैंने ये देखा है कि कोई फैक्ट्री लॉ है या कोई 1-2 और लॉ हैं, उन सब लॉज के हिसाब से आप जो है कहीं पर भी डुअल एम्प्लॉयमेंट इंडिया में नहीं ले सकते। और अगर आप पकड़े जाते हैं डुअल एम्प्लॉयमेंट करते हुए, वैसे तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको उन दोनों नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो है ऑलरेडी अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयमेंट में हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय कहीं पर काम कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड एज ए कंसल्टेंट या एडवाइज़र के तौर पर किसी दूसरी कंपनी को जो है वो हेल्प कर सकते हैं, बशर्ते आपकी कंपनी इस बात के लिए अलाउ करे। वैसे कुछ लोग जो हैं इसी को फ्रीलांसिंग भी कहते हैं कि आप जो है साइड बाय साइड फुल टाइम जॉब के साथ साइड बाय साइड वीकेंड्स या जब आपके पास 8 घंटे कंप्लीट करने के बाद जब शाम को या रात को आपके पास अगर टाइम हो, कई लोग इसको मून लाइटिंग भी कहते हैं कि आपको रात को टाइम मिले तो रात को आप 2-4 घंटे जो है किसी और कंपनी के लिए जो है फ्रीलांस के तौर पर या एज ए कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन आप जो कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है वो नहीं उठा सकते। सो डुअल एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि आप एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय 2 कंपनियों में फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं और पूरा एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट उठा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में जैसे कई कंपनीज मेडिकल बेनिफिट देते हैं, कई कंपनीज पीएफ देती हैं, इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो सब बेनिफिट्स आप जो है वो नहीं उठा सकते। आप टिपिकली
एम्प्लॉय के तौर पर एक ही कंपनी में काम करेंगे, दूसरी कंपनी में एज ए एडवाइजर या एज ए कंसल्टेंट के तौर पर आवरली रेट्स पर या आपका जो भी है टास्क बेस्ड या मोस्टली आवरली रेट्स पर जो है आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये भी लीगल नहीं है। ये अगर आपको कंपनी को पता चला तो आपकी कंपनी आपको फायर कर सकती है इस चीज़ को लेकर के। सो उसके लिए आप अपने HR या आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसको पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद ये चीज़ देखें कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इंडिया में एक ही प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कि लोग ऐसा कर सकते हैं, दैट इज डॉक्टर्स। सो डॉक्टर ही एक ऐसा प्रोफेशन है, यानी कि जो आपके मेडिकल डॉक्टर की बात कर रहा हूं, उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो जो है वो लीगली जो है वो कंसल्टेंट के तौर पर ओपनली काम कर सकते हैं। इसके अलावा वो एक हॉस्पिटल में भी फुल टाइम एज ए फुल टाइम डॉक्टर के तौर पर काम करने के साथ साथ जो है एज ए कंसल्टेंट अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी चला सकते हैं, जो बहुत सारे डॉक्टर्स इंडिया में करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे सेक्टर्स की बात करें, स्पेशली IT सेक्टर की बात करें, तो IT सेक्टर में आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आपकी कंपनी को पता चल गया तो डिपेंडिंग अपॉन योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी आपको फायर भी कर सकती है। तो इंडिया में IT सेक्टर क्या किसी भी सेक्टर में डुअल एम्प्लॉयमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल को अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को YouTube के कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया का हैंडल जो है वो मेरे चैनल का नाम ही है, दैट इज टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।